हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल यूथ एकेडमी। दोस्तों, आपका फिर से अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दोस्तों, यह इस चैप्टर का पार्ट नंबर 3 है और दोस्तों इस वीडियो में हम कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर से स्टार्ट करेंगे। और दोस्तों, आपने इस चैप्टर का फर्स्ट और सेकेंड पार्ट नहीं देखा है तो आपको चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के आप देख सकते हैं। तो दोस्तों लेट्स स्टार्ट करते हैं वीडियो। और दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि मैं इसी तरह का एजुकेशनल एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियो अपलोड करते रहता हूं। सो लेट्स स्टार्ट करते हैं वीडियो। दोस्तों फर्स्ट है कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। देखते हैं, इनिशियली फूड ग्रेन्स वेर कल्टिवेटेड बाय द फार्मर्स। स्टार्टिंग में जो फार्मर्स थे, किसान थे, वह फूड ग्रेन खाने के लिए, अपना भोजन करने के लिए वह खेती करते थे, जैसे कि गेहूँ, चावल वगैरह सब क्या करते थे, उगाते थे। लेकिन बाद में क्या हुआ, इट इज़ यूज टू फुलफिल देयर डोमेस्टिक नीड्स एज वेल एज द नीड्स ऑफ द विलेज। और यह गांव के जो लोगों की ज़रूरतें पूरा करता था, ठीक है। लेकिन बाद में क्या हुआ, जब ब्रिटिश गवर्नमेंट आई तो उन्होंने स्टार्ट किया, ज़्यादा इंकरेजमेंट दिया, ज़्यादा प्रोत्साहन दिया किसको उगाने के लिए, कैश क्रॉप को। कैश क्रॉप किसे कहते हैं, जिसे जो वह फसल जिसे बेच करके तुरंत हम पैसा कमा लेते हैं, ठीक है। वो वैसे फसलों को उन्होंने ज़्यादा करके मोटिवेट करना चालू किया। जैसे कि कैश क्रॉप में आपको बताता हूँ, कॉटन बहुत ही ज़्यादा उन लोग उगाने के लिए बोलते थे किसानों को, क्योंकि वो अच्छा भाव में मार्केट में बिक जाता था, तुरंत बिकता था, ठीक है। और उन लोग क्या करते, ब्रिटिश लोग उसे कपड़े बनाने के लिए इस्तेमाल करते थे। इंडिगो क्या होता है दोस्तों, नील की खेती की जाती थी। आपको पता है, जब आपको कपड़ों में नील चढ़ाते हैं वो भी खेती की जाती थी और उस समय इसका बहुत ज़्यादा डिमांड था। अगला है टोबैको, राइट। तंबाकू का उत्पादन अधिक किया, क्योंकि आपको पता है तंबाकू नशीला पदार्थ होता है और ये बाहर अंग्रेजों के बाहर मार्केट में ज़्यादा बिकता था। तो किसानों को ज़्यादा इसमें फोकस करते थे कि बाबा तुम ये खेती करो तो आपको क्या करना पड़ेगा, ज़्यादा टैक्स भरना नहीं पड़ेगा। इस तरह जो फसल थी उसको कमर्शियलाइज, मतलब ये वाले फसल बेचेंगे तो ज़्यादा पैसा मिलेगा, और ऐसे ही कस्टमर मतलब किसान थे उनको बाधित करते थे, ज़्यादा फोर्स करते थे कि बाबा यही तुम उगाओ, ठीक है। और देखो दोस्तों, अगर सिर्फ उन लोग तंबाकू कॉटन ही उगाएंगे तो खाने को तो उनको मिलेगा नहीं। तो दोस्तों क्या हो जाएगा, उनको भुखमरी का सामना भी करना पड़ता था, क्योंकि खाने को मिलता नहीं था, ठीक है। तो याद रखना दोस्तों, जो फसल था जिसे ज़्यादा पैसे मिलते थे तो सिंपल सी बात है वो मार्केट में ज़्यादा बिकेगा पैसे में, तो ब्रिटिश को ज़्यादा मुनाफा प्रॉफिट मिलता था। इसीलिए इसे हम कहते थे कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। खेती का भी इन्होंने क्या किया, औद्योगिकरण कर दिया, बिजनेस करना चालू कर दिया, ठीक है। अब देखते हैं दोस्तों, अगला पॉइंट है फेमाइन मतलब होता है अकाल पड़ना, ठीक है। फ्रॉम 1860 टू 1900, ठीक है, 1860 से लेकर के 1900 तक ले भारत में बहुत बड़ा एक फेमाइन आया, अकाल पड़ गया भारत में। इंडिया फेस ग्रेट फेमाइन, इंडिया ने बहुत बड़ी अकाल का सामना किया। इसमें क्या हुआ दोस्तों, लेकिन याद रखना उस समय अकाल में भी ब्रिटिश किसानों को कोई मदद करती नहीं थी। ब्रिटिश रूलर डिड नॉट टेक मच एफर्ट टू ओवरकम इट। और जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी वो थोड़ा भी हेल्प नहीं करती थी किसानों को कि अगर अकाल आ गया तो पानी की सुविधा करें या कुछ करें। वो तो अपना टैक्स वसूल करती थी, चाहे सूखा पड़ जाए, कुछ भी हो, चाहे आपका फसल उगे या ना उगे, तो भी उन लोग क्या करते थे, किसानों से टैक्स वसूल करते थे। सिमिलरली नॉट मच एक्सपेंडिचर वॉज मेड ऑन प्रोविजन ऑफ वाटर सप्लाई। कुछ ज़्यादा खर्चा करते नहीं थे उन लोग, बस किसानों से टैक्स कलेक्ट करने के लिए ज़्यादा बाधित करते थे। आई होप कि दोस्तों ये समझ रहे पॉइंट। अगला पॉइंट है डेवलपमेंट इन ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सिस्टम। याद रखना दोस्तों, ये जो ब्रिटिश थी बहुत कहते हैं ना कि स्वार्थी मतलब क्या होता है कि वह अपने फ़ायदे के लिए सारे किया। अब उन्होंने कुछ ट्रांसपोर्टेशन के लिए लिया। ट्रांसपोर्टेशन का मतलब होता है व्यापार, जैसे कि करना है आपको, यहाँ से मुंबई से थाने जाना है तो सिंपल, उस समय उतना साधन नहीं था, गाड़ी नहीं थी, तो इन्होंने एक चीज़ लाया, ट्रेन चलाई। क्या कह रही, ट्रेन। For increase in trade and convenience of administration, the British developed modern facility like transport and communication in India. अपनी सुविधा के लिए, अपने राज्य को बड़ा करने के लिए, संभालने के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या किया, ट्रांसपोर्ट सिस्टम का इजाद किया, ठीक है, फैसिलिटी लाई। और दोस्तों 1853 में, ठीक है, 1853 में फर्स्ट रेलवे रैन ऑन द रूट ऑफ मुंबई टू थाने। याद रखना आप लोग कि पहली जो रेल चली
भारत में वह मुंबई से थाने चली 1853 में 1 अप्रैल, ठीक है, 1 अप्रैल 1853, यहाँ पे डेट मेंशन है क्या, मैं यहाँ पे क्लियर करता हूँ कि 1 अप्रैल 1853 में, ठीक है, ये चालू हुई। और उसी साल में याद रखना दोस्तों, उसी साल में 1853 में ही ब्रिटिश ने टेलीग्राफ भी सिस्टम का स्टार्ट किया, टेलीग्राफ सिस्टम स्टार्ट किया इंडिया में। और ड्यू टू इट ऑल द सिटीज़ एंड मिलिट्री स्टेशन गॉट कनेक्टेड टू ईच अदर, और जिसकी वजह से क्या हुआ, सारा जो मिलिट्री स्टेशन था, जो उनके कैंप्स थे, जो वहाँ पे लोग रहते थे, एक दूसरे से क्या हुए, कनेक्ट हो गए, क्योंकि रेलवे आ गया तो सिंपल सी बात है, आसानी हो गई एक दूसरे से कनेक्ट होने में, ठीक है। हर राज्य, हर स्टेट एक दूसरे से क्या हुआ, डिस्ट्रिक्ट कनेक्ट हो गया आप आसानी से, ठीक है। और दोस्तों उसी साल में एक और चीज़ स्टार्ट हुआ जिस ब्रिटिश ने चालू किया, जिसे कहते हैं पोस्टल सिस्टम। पोस्टल मतलब खत वगैरह भेजते ना, है ना, लेटर वगैरह जो हम लोग भेजते हैं, या गवर्नमेंट ने चालू किया था, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, ठीक है। उस समय ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ये चालू सिस्टम किया था। तो टेलीग्राम, ठीक है, टेलीग्राफ और ये पोस्टल, हम लोग कहते हैं ना तार पहले के ज़माने में तार कहते थे। आप अपने मम्मी और पापा से पूछना कि आपके पापा ने आपकी मम्मी को लिखा होगा तार, ठीक है, जब वो विदेश गए होंगे तो आपके पापा ने या मम्मी ने लिखा होगा तार कि हम ऐसे थे, हम वैसे थे, ठीक है। और उसमें लिखेंगे कि आप कैसे हो प्रिय, वैसे सब, और दुख हाल चाल पूछते। और ये जो सिस्टम होता था कम से कम 15 दिन लगता था आने जाने में, 15 दिन दोस्तों, ये भी ध्यान दीजिए, 15 दिन। अब इतना मॉडर्न टेक्नोलॉजी आ गया है कि इंस्टेंट, तुरंत मैसेज करो तुरंत रिप्लाई आता है, लेकिन उस समय ऐसा नहीं था। इसीलिए पूरा दुख दर्द उसी लेटर में आपको लिखना था, है ना, कैसे है मम्मी, है कैसे है, लास्ट में पूछ लेंगे, अपने वाइफ का भी हाल पूछ लेते थे कि हाँ तुम ठीक बात ना, ठीक है ना। आगे देखते हैं दोस्तों, आपको एक मुंबई में इधर फोटो दिख रहा होगा, ठीक है, मुंबई थाने रेलवे चल रहा है ना, आपको फोटो दिख रहा होगा उसमें कि देखो पुल पे रेलवे चला, ठीक है। और वो इसका डिस्टेंस सिर्फ ध्यान देना, मुंबई थाने रेलवे में सिर्फ 28 किलोमीटर था, कितना, 28 किलोमीटर्स। ड्यू टू ऑल दिस डेवलपमेंट, इस सारे डेवलपमेंट की वजह से देयर वाज अ लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट ऑन द सोशल लाइफ ऑफ द इंडियन। सिंपल सी बात है, इतना सारा डेवलपमेंट जो हुआ है 3 चीज़ों में, जिसकी वजह से भारतीयों के जीवन पे इसका बहुत बड़ा असर पड़ा, क्योंकि उन्होंने भी ये चीज़ का इस्तेमाल करना चालू कर दिया। पहले के लोग पालकी में जाते थे, है ना, पालकी होती है, एक कंधे पे 4 लोग होते हैं उठा करके, आपको पता होगा, आपको पूछना अपने मम्मी पापा से या दादा से पूछना, जब शादी होती थी तो जो दुल्हन होती थी वह एक डोली में रहती थी, ठीक है। अब तो डोली का सिस्टम नहीं है, याद रखना, अगर दूर कहीं शादी करोगे तो उस समय 3-3 दिन 4-4 दिन डोली में लग जाता था रास्ते में जाने के लिए। यस, ये ऐसा होता है कि अगर समझो आप शादी कर रहे हो, यूपी में हो और आप बिहार की लड़की से शादी कर रहे हो, तो वहाँ पे जाना रहेगा, तो सिंपल सी बात है, एक दिन में तो पहुँच नहीं पाओगे, तो आपको कई दिन रास्ते में ही गुजारने पड़ते थे, डोली से जाना पड़ता था, समय लगता था। अब मॉडर्न टेक्नोलॉजी आ गया, अब तो तुरंत गाड़ी है, तुरंत 2 मिनट रोए गए और सीधा आधे घंटे में अपने ससुराल में पहुंच गए, है ना, इस तरह। लेकिन दोस्तों इसकी वजह से, टेक्नोलॉजी की वजह से इंडियंस में कितना असर आया, उनके जीवन में बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा, उनके काम को आसान हो गया। पहले की महिलाएं, टेक्नोलॉजी की बात करें तो देखिए, पहले की महिलाएं जो गांव में होती थी वो मसाला पीसने के लिए सिलबट्टे का इस्तेमाल करती थी, लेकिन अब तो गुड़ चालू करो, मिक्सर ग्राइंडर चालू करो, आसाम से, मेहनत लगता ही नहीं है। अब तो उनको अपने कलाइयों पे जोर देना ही नहीं पड़ता है, सीधा मशीन चालू करो, इलेक्ट्रिसिटी है, बटन दबाओ, चटनी पिसा गया, है ना। और पहले ऐसा होता नहीं था, ठीक है, उनको बहुत मेहनत करता था। इसलिए कहते हैं ना कि पहले के लोग गाँव में जो थे बहुत मेहनत करते थे। अब तो यहाँ पे मॉडर्न आ गए ना, शहर में कुछ काम करते नहीं है, बस खा के निठल्ले जैसे पड़े रहेंगे। देखते आगे सर, अगला पॉइंट है डिक्लाइन। आई थिंक ये पॉइंट आपको सबको क्लियर हो गया होगा। अब देखते हैं डिक्लाइन ऑफ ट्रेडिशनल इंडस्ट्री इन इंडिया। दोस्तों ट्रेडिशनल मतलब था रीति रिवाज वाले, पहले वाले पारंपरिक जो बिजनेस है भारत में, वो धीरे धीरे बंद होने लगे। क्यों होने लगे आपको मैं समझाता हूँ एकदम स्टोरी के फॉर्म में, तो आपको अच्छे समझ आएगा। द ब्रिटिश गवर्नमेंट ऑब्टेन ह्यूज टैक्सेस ऑन गुड्स एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया टू इंग्लैंड। जब ब्रिटिश गवर्नमेंट थी वो क्या करती थी, वह बहुत ज़्यादा टैक्स कलेक्ट करती थी। जो इंडियन गवर्नमेंट, जो इंडियन प्रोडक्ट थे, जो भारत के सामान थे, उसमें ब्रिटिश वाले क्या करते थे, ज़्यादा टैक्स लेते थे। अब बताइए, अगर भारतीय बिजनेसमैन हो, अब अगर आप सामान बनाते हो और आप इंग्लैंड में जाके बेचते हो, मार्केट में बेचते हो, और वहाँ की गवर्नमेंट ज़्यादा टैक्स उस प्रोडक्ट पे लेगी, मतलब उस पदार्थ पे लेगी, तो क्या आप बेच पाओगे इधर? नहीं बेच पाओगे। सिंपल सी बात है, क्योंकि महंगा हो जाएगा, क्योंकि आपका पदार्थ है
प्रोडक्ट है 10 रुपये का और वहाँ पे टैक्स ले रही है 150%, तो सिंपल सी बात है 15 रुपये हो गया। और 15 और अपना प्रोडक्ट बनाने का कितना 10 रुपया, 25 रुपये में बेचना पड़ेगा क्या। लेकिन वहाँ पे ही जो ब्रिटिश के वहाँ के जो बिजनेसमैन होंगे उनके पास टैक्स लग नहीं रहता, क्योंकि उनके पास टैक्स लेते ही नहीं थे। तो बताओ वो तो सस्ता होगा, तो लोग तो सिंपल सी बात है जो सस्ता होगा वही लेना पसंद करते हैं। तो इसीलिए जो बिजनेसमैन थे इंडियन, वो वहाँ पर उन लोग का बिजनेस हो नहीं पाता था, क्योंकि टैक्स ज़्यादा देना पड़ता था। ऑन अदर हैंड अ वेरी लेस टैक्स वॉज इम्पोज ऑन गुड्स इम्पोर्ट फ्रॉम द इंग्लैंड टू इंडिया। सिंपल सी बात वही कह रहा है कि जब हम वहाँ बेचते तो ज़्यादा टैक्स लेते हो और उन लोग यहाँ पे भारत में आके बेचते तो कम टैक्स। तो बताओ ये तो गलत है पूरी तरह से। तो बिजनेसमैन को डुबाने के लिए तो करते थे लोग, इंडियन वाले को डुबा दो, है ना। इसीलिए धीरे धीरे क्या हुआ, जो पहले के बिजनेसमैन थे अपना पैसा इस बिज़नेस में इन्वेस्ट करना नहीं पसंद करते थे। भाई पैसा डूब जाएगा क्या मतलब है। तो इस तरह धीरे धीरे क्या किए, जो इंडियन ट्रेडिशनल बिजनेस था वो धीरे धीरे भारत से ख़त्म हो गया, कम हो गया, ठीक है। और सिंपल बात है, अब बताओ अगर बाहर के लोग यहाँ पे सस्ते में बेचेंगे तो क्या इंडियन के जो बनाया हुआ पदार्थ कोई लेगा क्या, कोई नहीं लेगा, ठीक है। वो चीपेस्ट हो रहा है। और वहाँ के लोग जो है आर्टिसन का मतलब है कलाकार, जो कला जैसे बढ़ई हो गया, फर्नीचर बनाते है ना, कारपेंटर, उनके सामान कोई लेगा नहीं लेगा, ठीक है। तो इवेंचुअली इट लेड टू क्लोजिंग डाउन ऑफ ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज एंड मेनी आर्टिसन बिकम अनएम्प्लॉयड। और इवेंचुअली मतलब कि अब बताइए जब ऐसे होगा तो क्या लगता है भारत के जो कारीगर हैं वो अपना बिजनेस करेंगे नहीं करेंगे, वो अपना दुकान बंद कर देंगे और क्या हो जाएंगे, बेरोजगार हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, डेवलपमेंट ऑफ न्यू इंडस्ट्रीज इन इंडिया। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट, यहीं से भारत में इंडस्ट्री का उदय हुआ, उदय मतलब उद्गम हुआ, स्टार्ट हुआ। ये जो थे बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन हैं, आप लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा कि इनका नाम है जमशेद टाटा। क्या नाम है, जमशेद टाटा। ड्यू टू द लैक ऑफ ब्रिटिश सपोर्ट, एक्सपीरियंस ऑफ मैनेजमेंट एंड कैपिटल, द इंडियन बिजनेसमैन कुड नॉट कम फॉरवर्ड इन द लार्ज नंबर। देखिए उस समय ब्रिटिश जो गवर्नमेंट थी इंडियन बिजनेसमैन को उतना सपोर्ट करती नहीं थी, इतना सपोर्ट करती नहीं थी। तो सिंपल सी बात है, जो इंडियन बिजनेसमैन थे वो आगे आएंगे क्या, नहीं आएंगे, क्योंकि उनको खतरा था कि मैं पैसा लगाऊंगा तो क्या पता डूब जाए पैसा मेरा। इसलिए जो इंडियन बिजनेसमैन तो आगे आते ही नहीं थे, ठीक है। लेकिन इन 1853 कवासजी नाना भाव दावर स्टार्टेड द फर्स्ट टेक्सटाइल मिल इन द मुंबई। और 1853 में सोचिए कितना साल पुराना, 1853 में कवासजी नाना भाई दावर स्टार्ट के पहला टेक्सटाइल मिल, कपड़ों का मिल चालू किया। टेक्सटाइल मतलब कपड़े उद्योग, है ना, कपड़े का उद्योग का मिल चालू किया। और 1855 में फर्स्ट जूट मिल वॉज स्टार्टेड एट द रिशरा इन बंगाल। जूट क्या होता है आप लोग पता है, जो आलू की बोरी होती है, जो जिससे धागा बनता है उसको कहते हैं जूट, ठीक है। तो वह मिल पहला चालू हुआ 1853 में बंगाल में। कहाँ हुआ, बंगाल में। और दोस्तों इन 1907 में जमशेद टाटा जी ने इस्टेब्लिश किया टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी एट जमशेदपुर, ठीक है। जमशेदपुर में जमशेद जी ने टाटा और स्टील मतलब इस्पात, लोहा और स्टील का ये कंपनी चालू किया, ठीक है। इस तरह चालू किया। और इन इंडिया कोल, मेटल, शुगर, सीमेंट एंड केमिकल इंडस्ट्री केम टू बी स्टार्टेड। और धीरे धीरे लोग ने क्या किया, अपना बिजनेस चालू किया। और कई लोग ने कोयले का, मेटल मतलब तत्वों का, और शुगर शक्कर की कंपनियां, है ना, मिल, शक्कर की मिल, यूपी में शक्कर की कंपनियां अधिक खुली, क्योंकि वहाँ पे जो क्लाइमेट है, सिंपल सी बात है, मौसम भी डिपेंड करता है ना कहाँ पे कौन सा बिजनेस खुलेगा। अगर मैं शक्कर की कंपनी खोल रहा हूँ तो सिंपल सी बात, अगर मैं यहाँ पे शक्कर की कंपनी खोलूँगा और जो गन्ना है, गन्ना बहुत दूर से लाना पड़ेगा, तो क्या लगता है मुझे वो शक्कर की कंपनी पे फ़ायदा होगा, कभी नहीं होगा। अरे जहाँ पर वो पदार्थ निकल रहा है, खेती जहाँ पे उसकी हो रही है, अगर वहीं पे खोल दूँ तो आसानी से मुझे गन्ना मिल जाएगा, ज़्यादा खर्चा नहीं पड़ेगा, ट्रांसपोर्टेशन गाड़ी भाड़ा नहीं लगेगा और आसानी से सस्ते में मिल जाएगा। तो इस तरह यूपी में कई सारे मिलें खुली, जिसकी वजह से यूपी के लोगों को अधिक से अधिक क्या हुआ, रोजगार मिला, ठीक है दोस्तों। देखते अगला है सोशल एंड कल्चरल इफेक्ट। सोशल सामाजिक और कल्चरल रीति रिवाज का क्या असर पड़ा इस पर ये भी देखेंगे। In the 19th century, Europe, a new era took shape on the basis of values like humanitarianism, democracy, nationalism, liberalism, etc. ठीक है, देखिए यूरोप में 19वीं शताब्दी में मानवता, ठीक है,
स्वतंत्रता, गणतंत्रता, है ना, आज़ादी, लिबरलिज्म, एकदम छूट जो चीज़ें थी, लोगों का अधिकार के बारे में बातें लोग करने लगे अपने, ठीक है। ये बहुत बड़ा परिवर्तन आया, लोगों ने अपने अधिकार की बातें करने लगे थे। और उस समय क्या हुआ, दिस चेंज इन वेस्ट लेड टू बी ऑब्वियस रिपरकशन ऑन इंडिया फॉर कैरिंग आउट एडमिनिस्ट्रेशन द ब्रिटिश हैड टू अंडरस्टैंड द इंडियन सोसाइटी। और सिंपल सी बात है, अगर ब्रिटिश को भारत पे ज़्यादा समय तक राज करना है तो उनके हर चीज़ को सपोर्ट करना पड़ेगा, जैसे कि उनके रीति रिवाज को, उनके धर्म को। अरे लोग जो इंडियन जो थे उन लोग किस धर्म को फॉलो करते हैं, किस त्यौहार को मनाते हैं, ये भी उनको बहुत ज़्यादा उनको साथ में सेलिब्रेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो क्या हो गया, देखिए, फॉर दिस पर्पज द दे स्टार्ट स्टडिंग द ट्रेडिशन, हिस्ट्री, लिटरेचर एज वेल एज म्यूजिक, फ्लोरा, फाउना ऑफ इंडिया। इसीलिए उन लोग ने जो ब्रिटिश से भारत की रीति रिवाज, हिस्ट्री, इतिहास, लिटरेचर, संस्कृत के बारे में भी जानना चालू कर दिया। साथ में आपको पता है भारत का जो म्यूज़िक है, संगीत के बारे में भी उन्होंने पढ़ना समझना चालू कर दिया। फ्लोरा फाउना के बारे में भी जानना चालू कर दिया। फ्लोरा फाउना क्या होता है? फ्लोरा फाउना का मतलब होता है कि वहाँ का कैसा क्लाइमेट है, वहाँ पे कौन सी प्रकार की वनस्पतियाँ, पेड़ पौधे, कौन से व्यंजन, खाद्य पदार्थ, खाने में क्या लोग खाते हैं। तो याद रखना, इंडिया का सबसे ज़्यादा फेमस चीज़ है, उसे कहते हैं करी। क्या कहते हैं? करी। जो बाहर के ब्रिटिश जो इंडिया के कोई पूछेगा ना कि आप बताओ इंडिया का आपको क्या पसंद है, तो हमेशा उनकी ज़बान पे एक चीज़ रहेगा, करी, ठीक है। इंडियन करी उनको बहुत पसंद आता है। और दोस्तों इसी तरह 1784 में सर विलियम जॉन आते हैं और ये इंग्लैंड के एक ऑफिसर हैं। इन्होंने एक सोसाइटी स्थापित की जिसका नाम था एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल में चालू किया, कोलकाता में। और इसमें क्या किया मालूम है कि लोगों को एक साथ सम्मिलित किया कि रीति रिवाज को किस तरह अपनाना है। मैक्स मूलर और जर्मन थिंकर थे। मैक्स एक नाम है ब्रिटिश के जिसका नाम है मैक्स मूलर। अ जर्मन थिंकर वॉज अ डिवोट स्कॉलर ऑफ इंडियन रिलीजन, लैंग्वेज एंड हिस्ट्री। ये भारत के इतिहास, भारत के रिलीजन, वहाँ की लैंग्वेज के बारे में बहुत ज़्यादा पढ़े सीखे। सिंपल सी बात है, अगर ज़्यादा पढ़ेंगे सीखेंगे तब तो जाके लोगों को बताएंगे, ब्रिटिश के लोगों को बताएंगे ना कि भारत के लोग कैसे रहते हैं, किस तरह काम करते, क्या उनकी भाषाएं हैं। भारत में 1600 से अधिक भाषाएं बोली जाती है और उसमें से 22 जो है ऑफिशियल लैंग्वेज है। और हम फिलहाल जो ज़्यादा मोस्टली याद रखना, ज़्यादा से ज़्यादा जो भाषाएं बोली जाती है वह है इंग्लिश और हिंदी और उर्दू, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, देयर अराउंड फीलिंग्स अमॉन्ग न्यूली एजुकेटेड इंडियंस टू बी स्टडी द इंडियन रिलीजन, हिस्ट्री एंड ट्रेडिशन। और कई लोग ऐसे भी थे जो भारत का रिलीजन है, रिलीजन धर्म, आपको पता होना चाहिए कि भारत एक विभिन्नता पूर्वक देश है जिसमें कई प्रकार के लोग रहते हैं, अलग अलग भाषाओं को बोलने वाले लोग साथ में यहाँ पे व्यवस्थित रहते हैं। और द ब्रिटिश इंट्रोड्यूस द मेनी लॉज इन द इंडिया इन द 1829 लॉर्ड विलियम बेंटिक पास द सती प्रोहिबिशन एक्ट। और ब्रिटिश ने यहाँ पर कई प्रकार की चीज़ों को बंद किया। आपको पता होना चाहिए ब्रिटिश जो सरकार थी कई सारे चीज़ों अच्छी। ब्रिटिश इंट्रोड्यूस मेनी लॉज इन इंडिया, ब्रिटिश ने कई नियम भी लाए, जैसे कि एक नियम लाया 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिक ने एक नियम पास किया जिसका नाम था सती प्रोहिबिशन एक्ट। ये एक्ट क्या कहता था? सती, पहले के समय में भारत में जो भारतीय थे उन्होंने एक प्रथा बनाई थी, एक रीति रिवाज था कि अगर किसी का हस्बैंड मर जाएगा, ठीक है, अगर किसी का हस्बैंड मर जाएगा तो जो लड़की थी, जो महिला थी जिसे शादी हुआ है उसको भी साथ में ही जला देना पड़ता था। जला देते थे, जिंदा जला देते थे बैठा कर उसे चिता पे, ठीक है, जिसका नाम पड़ा सती प्रथा, ठीक है। और इसको बंद कर दिया गया। ये अंग्रेज आए तो उसको क्या किए? बंद कर दिए। उनको पता चला कि ये तो बहुत गलत है, ठीक है। कभी कभी जिस लड़की की शादी हुई है बहुत कम उम्र होने की वजह से उसकी ज़िंदगी पूरी ख़राब हो जाती थी और इस तरह उसको क्योंकि कोई भी मरना पसंद नहीं करेगा तो वो लड़की को जिंदा जला देते थे, ठीक है, उसके लाश पे बैठा करके। और ये प्रथा जो था अंग्रेजों ने बंद कराया, ठीक है। और उनका नाम था लॉर्ड विलियम बेंटिक। दूसरा नियम उन्होंने लाया 1856 में, उनका नाम था लॉर्ड डलहौजी। इन्होंने ये क्या पास किया नियम कि जो विधवा थी, विडो जो थी, उनका रीमैरिज एक्ट लाया। अगर कोई महिला
का हस्बैंड मर जाता है तो वो महिला हमेशा के लिए विधवा हो जाती है और वो ज़िंदगी भर अपना एकदम उदासी वाला जीवन और बहुत दुख भरी जीवन में अपना जीवन व्यतीत करती है। तो जिसकी उम्र कम है उसका तो जीवन कम है, उसका तो जीना बहुत ज़्यादा है, तो पूरा जीवन ऐसे ही सफ़ेद साड़ी में बिना मीठा खाए कहीं तुम फंक्शन में नहीं जा सकते, शादी ब्याह में नहीं जा सकते, इस तरह जीवन उसका बिताना पड़ता था। लेकिन अंग्रेज आकर के इसको चेंज कर दिया और उन्होंने री मैरिज एक्ट लाया। मतलब अगर सपोज समझ लो कि किसी लड़की की शादी हो गया और उसके हस्बैंड मर गया और उसकी उम्र है अभी 18 साल, तो उसका जीवन तो अभी बहुत है, तो उसको तो और जीना है ना, तो इसीलिए फिर से उसकी शादी फिर से करा देते थे, ठीक है। और ये नियम अभी भी अब चल रहा है, आपको पता ही है, फिर से शादी कर लेते। अब तो यहाँ 40 साल या 30 साल की महिलाएं कर लेती है, क्योंकि सिंपल सी बात है उनके पास बच्चे नहीं रहते तो शादी फिर से कर लेते हैं। दिस एक्ट वेर रिस्पॉन्सिबल फॉर सोशल रिफॉर्म, और ये जो नियम पास किया उन्होंने, ये समाज में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित हुआ, क्योंकि ये बहुत अच्छी बात है कि जिसका सहारा नहीं था कोई सहारा बन जाए फिर से। तो ये नहीं कि वो अकेला भी मर गया तो उसकी थोड़ी गलती थी। अगर किसी की लड़की की उम्र या लड़के की कोई भी हो, यहाँ पे लड़का तो आराम से शादी कर लेते थे, ये बात समझना पड़ेगा। यही तो मानसिकता थी कि इंडियंस में जो लड़का होता था वो तो शादी कर लेता था, लेकिन लड़की को ज़िंदगी भर, है ना, ज़िंदगी भर किसी न किसी का गुलाम, मतलब उसके सास का, और ज़िंदगी भर वही काम करना पड़ता था, बर्तन धो, ये करो वो करो, ठीक है। और उसकी ज़िंदगी नरक बना के रख देते थे, ज़िंदगी नरक बना के रख देते थे उसकी, इसीलिए बहुत ज़रूरी था। और दोस्तों आज जो हम इंग्लिश पढ़ रहे हैं, हम अगला टॉपिक जो करने जा रहा हूँ, बताने जा रहा हूँ, ध्यान देना। फॉर कैरिंग आउट एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया, उन ब्रिटिशों को, अंग्रेज़ों को अपना सरकार चलाने के लिए, सिंपल सी बात है, उनको लोग जो भारतीय थे उनको इंग्लिश आनी चाहिए, इंग्लिश आनी चाहिए ना, इसीलिए उन्होंने क्या किया, द ब्रिटिशर रिक्वायर्ड इंग्लिश एजुकेटेड इंडियंस। इसीलिए ब्रिटिशर को क्या लगा कि जो भारतीय हैं उनको इंग्लिश आनी चाहिए, इसीलिए उन्होंने अपने एक ऑफिसर थे जिनका नाम था लॉर्ड मैकुली, क्या नाम था उनका, लॉर्ड मैकुली के रिकमेंडेशन, उनके आदेश से 1835 में इंग्लिश एजुकेशन स्टार्ट किया गया। भारत में पहला एजुकेशन जो चालू किया गया इंग्लिश 1835 में चालू किया गया, और यह बहुत ज़्यादा फैल गया। थ्रू न्यू एजुकेशन इंडियंस वेर इंट्रोड्यूस टू वेस्टर्न थॉट। इस एजुकेशन से, इंडियन एजुकेशन से क्या हुआ, लोगों में वेस्टर्न सोच आई। वेस्टर्न मतलब पश्चिमी सोच, वो जो ब्रिटिश कैसे सोचते थे, कैसा उनका रहन था, सहन था, कपड़े पहनने का तरीका बदल गया लोगों में। देखो जीन्स पैंट, पहले के लोग, हमने आप लोग देखा होगा, आपके पिताजी से पूछना, दादा से पूछना, कभी जीन्स पहना नहीं था। लेकिन जैसे जैसे सिस्टम चला तो यहाँ तक देखो लड़कियाँ जीन्स पहन के घूमने लगी हैं, ठीक है, लड़कों का कपड़ा पहन के, है ना। ये है बदलाव, देखो ये बदलाव मॉडर्न है, ये वेस्टर्न बदलाव है। क्या है, वेस्टर्न बदलाव, मॉडर्न रिफॉर्म्स कहने लगे इसे, क्या कहते हैं, मॉडर्न। साइंस और टेक्नोलॉजी की बातें करने लगे, साइंस और टेक्नोलॉजी की बातें करने लगे। अब तो आपको पता ही है, इतना टेक्नोलॉजी डेवलप कर गया कि टिकटॉक पे लड़के साड़ी पहन के नाचने लगे हैं, है ना। ऐसे ऐसे देखो कई सारी चीज़ें आपको देखने मिल रही है समाज में। तो ये चीज़ों से हमें सीखना चाहिए कि देखो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किस तरह बदल रहा है, कि जो लड़के पहनते थे अब लड़कियाँ पहनती हैं, लड़कियाँ जो पहनती थी वो लड़के। कुछ दिन दूर नहीं होगा जब जो लड़कियाँ बच्चे पैदा करें अब लड़के भी करने लगेंगे, ठीक है। ये हो सकता है, टेक्नोलॉजी आगे बोल नहीं सकते हैं, और कई जगह हुआ भी है, ठीक है। अब आगे देखते हैं कि याद ना 1857 में एक सिंपल सी बात है, पढ़ाई करानी है तो यूनिवर्सिटी चाहिए, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी खुली, उनमें से मुंबई मद्रास यूनिवर्सिटी। मुंबई, आपको पता है मुंबई यूनिवर्सिटी जो महाराष्ट्र में रहते हैं बच्चे उनको पता है कि मुंबई यूनिवर्सिटी, और आपको भी पता है कि मुंबई यूनिवर्सिटी सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है, ठीक है। और मद्रास में, पहले कहते थे उसको मद्रास, अब जिसका नाम चेन्नई पड़ गया है, मद्रास यूनिवर्सिटी था, ठीक है। द वेस्टर्न एजुकेटेड मिडिल क्लास इंडियन लेड द सोशल रिफॉर्म मूवमेंट इन इंडिया। और इस तरह जो वेस्टर्न रिफॉर्म आया, वेस्टर्न रिफॉर्म की वजह से जो मिडल मैन थे, जो भारत के मध्यवर्गीय लोग थे, उनमें बहुत ज़्यादा परिवर्तन आया, क्योंकि उनको इंग्लिश आने लगा, और इंग्लिश आने से क्या हो गया, वो कंपनियों में काम करने लगे और उनका लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड, जीवन का स्तर अच्छा हो गया, लोग कमाने लगे, अच्छा कमाने लगे तो सिंपल सी बात है अपने शरीर पे खर्चा भी करेंगे, अच्छे अच्छे गाड़ियाँ, अच्छे अच्छे कपड़े पहनने लगे, जिससे उनका जो जीवन स्तर था ऊंचा हो गया और वो समाज में अच्छे से अपना जीवन यापन करने लगे। तो आई होप कि दोस्तों ये वीडियो पसंद आई होगी, और दोस्तों अगर ये वीडियो इंटरेस्टिंग और एजुकेटेड लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि मैं इसी तरह की एजुकेशनल एंड
इन्फॉर्मेटिव वीडियो अपलोड करते रहता हूँ। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।